जय श्री कृष्णा दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी कंपनी लॉ के लेक्चर को। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है वो है एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। और पूरी कोशिश करनी है हमें बहुत जल्दी समझना है ताकि अपने सिलेबस को बिल्कुल फिनिश करने की तरफ आगे बढ़ें। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं और कौन कौन से पावर हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, इनको लाने का फ़ायदा क्या है। NCLT इज स्पेशलाइज्ड कोर्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने ट्रिब्यूनल है ना वो स्पेशलाइज्ड हैं। वो क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, स्पेशलाइज्ड है। वो अपने ही एरिया के, अपने ही जोन के केसेस को डील करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक स्पेशलाइज्ड केसेस को डिस्कस नहीं करते हैं। वो किसी भी इंसान के केस को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो स्पेशलाइज्ड केसेस को डिस्कस करें। तो देख लेते, अब नाम से ही पता चल रहा है NCLT, कंपनी लॉ बीच में आ रहा है ना, तो कंपनी से रिलेटेड अगर कोई है तो यहाँ पे डील होते हैं एनसीएलटी। इससे क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की जो संख्या है, केसेस के जो नंबर ऑफ केसेस जो है वो कम जाएंगे, पेंडेंसीज वहाँ बढ़ेगी नहीं, उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, क्योंकि अदर भी इतने सारे केसेस आते हैं पूरे देश से। तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया NCLT स्पेशलाइज कोर्ट ओनली फॉर कॉर्पोरेट, सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए, दैट इज कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है ऐसे केसेस के लिए ही NCLT है। दिस विल बी नो मोर देन अ ट्रिब्यूनल फॉर द कॉर्पोरेट मेंबर्स। कॉर्पोरेट मेंबर्स के अलावा किसी और के लिए भी ये ट्रिब्यूनल काम नहीं करता है। NCLT विल रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी और ऑफ लिटिगेशन बिफोर डिफरेंट फॉर्म्स एंड कोर्ट्स। NCLT रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके पेंडिंग पड़ जाएंगे, या फिर वहाँ पे उन लोगों को डील करना होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बंदों को। इसलिए ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, लिटिगेशन को कम करता है, अपने लेवल पे ही देख लेता है। जैसे मान लो कि आप 4 भाई हो, चारों भाइयों में कुछ किसी चीज़ को डिस्प्यूट है, किसी बात के लोग लेकर, जैसे मान लेते हैं 2 छोटे भाइयों में डिस्प्यूट हो गया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, बड़े भाई के पास चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो हर चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाएं। तो आप फॉर एग्जांपल मम्मी पापा को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं, और जो भाइयों का जो 2 बड़े भाई हैं, 4 में से जो 2 बड़े भाई उसको ट्रिब्यूनल मान सकते हैं, NCLT और NCLT मान सकते हैं। तो जो नीचे के 2 छोटे भाई लड़ रहे हैं वो पहले कहाँ चले जाएंगे, अपने बड़े भाई के पास। अगर वहाँ से मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो मम्मी पापा, इसीलिए मम्मी पापा के पास शिकायतें कम जानी चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग हिल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर तो आपका सर, हाथ, पैर कुछ भी टूट सकता है, घर के बेलन से भी पिटाई हो सकती है और आपके जूते से भी पिटाई हो सकती है। इसीलिए कोशिश क्या कीजिए, आपसी मैटर है, भाई बहनों का मैटर है, वो भाइयों बहनों में ही ख़त्म हो जाए। 10-20 रुपये लेके इधर उधर का जो भी होता है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। NCLT कंसिस्ट बोथ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स वाइल डिसाइडिंग ऑन मैटर्स। NCLT जुडिशियल भी और टेक्निकल मेंबर दोनों को बात करते हैं, दोनों को बोलते हैं कि भाई आप दोनों मिल के डिसीजन लो। द टाइम टेकन टू वाइंड अप अ कंपनी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20-25 ईयर्स टू 2। मतलब पहले एक कंपनी को बंद करने के लिए 20 से 25 साल लगते थे, अब कितना लगता है, 2 साल तक में कंपनी को बंद किया जा सकता है। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, फटाफट से केसेस को ख़त्म किया जाए। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, जैसे भाइयों में आपस में लड़ाई होगी, फट से भाग के चले गए बड़े भाई के पास या बड़ी बहन के पास, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाइयों को क्या पता होता है कि भाई चलो ठीक है, बहुत आसान है, हम सेम एज के होते हैं तो चले गए। ऐसे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, जल्दी से जल्दी केसेस खत्म हो जाएंगे, विल हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस। NCLT एंड NCLT हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। NCLT और NCLT के पास पूरा पावर है उन केसेस को डील करने, एक्सक्लूसिव पूरा। देयर विल बी मिक्सचर ऑफ जुडिशियल एंड इक्विटेबल जुरिडिक्शन वाइल डिसाइडिंग मैटर। जो NCLT और NCLT है वो दोनों ही केसेस को डील करेंगे, मिक्सचर ऑफ जुडिशियल और इक्विटेबल जुरिडिक्शन। मतलब कोई किसी भी टाइप का केस आ जाए NCLT को तो डील करना ही पड़ेगा। द ट्रिब्यूनल, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और में क्या होता है, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, मतलब फैक्ट को पता लगाने के जितने भी पावर्स हैं वो, या फैक्ट के केसेस हैं कि भाई इसने चोरी की या नहीं की। फैक्ट, अगर फैक्ट से रिलेटेड केसेस है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही मैटर रहेगा, लेकिन अगर लॉ पे कोई सवाल हो गया तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि जी चोरी इसने किया है या नहीं किया, मतलब मर्डर इसने किया है या नहीं किया, फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट को फाइंड करना है,
तो वो केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही रहेंगे। लेकिन एक बार ये पता चल गया ना कि भाई इसने मर्डर किया है, लेकिन अब इसको सज़ा कितनी होगी, क्या बच्चा है, 18 साल से कम है, 18 साल से ज़्यादा है, किस टाइप की सज़ा होगी, उस सज़ा में कोई क्लैरिटी नहीं है ना। जैसे कि अगर हम एक केस याद करें लास्ट ईयर की, जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उसमें क्या हुआ था, जो बिहार की गवर्नमेंट है वो सीबीआई के पास जा सकती है, नहीं जा सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपोज कर रही थी कि बिहार गवर्नमेंट के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट नहीं है, वो उसके जुरिडिक्शन में ही नहीं है कि वो सीबीआई के लिए आगे जाएं। तो वहाँ पे एक सवाल उठा था, लॉ की बात थी, इसलिए वो मैटर कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर ये पहले ही क्लियर होता, कोई बात ही नहीं होती, लॉ की क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होती, तो नहीं जा सकते थे, वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही रह जाता। जैसे आपने देखा होगा कि सलमान खान पे भी कुछ केसेस चल रहे हैं, जिसके लिए उसको जोधपुर राजस्थान में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही क्यों जाना पड़ता है, काले हिरण का शायद कोई केस है। तो उसमें ये है कि फैक्ट ही है, वहाँ पे अभी तक यही प्रूफ नहीं हो पाया कि उसने मारा या नहीं मारा। अगर ये प्रूफ हो जाता कि मार दिया है या जो भी है, तो फिर उसको सजा हो जाएगी, अगर क्लियर है, उसके ऊपर लॉ बना हुआ है तो ऐसे ही केसेज हैं। एनसीएलटी और एनसीएलटी सारे केसेस डील करेंगे, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड हो या फिर लॉ के प्रोविजन से रिलेटेड हो। The tribunal shall comprise of technical experts who will provide more concrete and precise decision। क्योंकि ट्रिब्यूनल में टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं जो बहुत ही अच्छे से तरीके से डिसीजन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने एडवांटेजेस देख लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। पावर्स ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। सर, जब आप काम इससे इतना ज़्यादा कराओगे, इसको सारे केसेस डील करने के, तो उसको पावर भी तो दो, पावर भी अच्छी खासी होनी चाहिए, सारे केसेस को डील करना है उसको। तो देख लेते हैं। द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल में बी एक्सरसाइज बाय बेंचेज। ये बेंचेस क्या होते हैं? बेंच होते हैं दोस्तों, ऐसे एक जज है। कई बार कई डिसीजन ऐसे होते हैं ना जो जजों के द्वारा लिया जाता है। जैसे कि राम मंदिर का भी मुद्दा था, उस पर एक पूरा बेंच बैठा था, मान लेते 5 लोग थे उसमें या 10 लोग थे, तो बेंच मिलके डिसीजन लेते हैं। अगर 10 में से अगर 6 ने डिसीजन ले लिया तो फिर ठीक है, फिर कंबाइंड एक डिसीजन माना जाएगा कि हाँ, ये वाली चीज़ को आगे लेके चलते हैं, ये डिसीजन को हम आगे परस्यू करते हैं। तो ऐसे ही एनसीएलटी और एनसीएलटी में कोई एक बंदे की जजमेंट नहीं होती है, पूरे बेंच की होती है। बेंच में मेंबर्स की बात होती है, तो पूरा बेंच पावर यूज करता है। बेंच अब याद हो गया, क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ जज को क्या बोलेंगे? बेंच। हाँ, अलग अलग चीज़ों के लिए बेंच अलग अलग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच अलग हो सकते हैं, हाई कोर्ट में अलग हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ भी है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट है ना, वो बेंच बना देगा कि भैया इस केस के लिए ये 5 लोग करो। जैसे हम देखते हैं एसआईटी का गठन, जैसे कोई भी केस बड़ा हो जाता है या फिर लोग एसआईटी की डिमांड करने के, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होना चाहिए। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक तरीके से वो बेंच ही है, बेंच ही मानो आप उसको, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, आउट ऑफ विच वन शैल बी जुडिशियल मेंबर एंड अनदर शैल बी टेक्निकल मेंबर। अब ये जो बेंच बनाएगा ना प्रेसिडेंट, ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट है, वो जो बेंच बनाएगा, उस बेंच में कौन होगा? जुडिशियल मेंबर होंगे, टेक्निकल मेंबर होंगे। नाउ तो हमने देख लिया ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है। ट्रिब्यूनल के पास पावर है बेंच बनाने का, और बेंच कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर को इकट्ठा लेके आएगा। द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये लाइन तो आप बिल्कुल याद ही कर लो, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये लाइन टैक्स में भी है, लॉ में भी है, जहाँ जहाँ लॉ है वहाँ पे ये लाइन। मतलब आप किसी को बिल्कुल एक हार्श डिसीजन किसी के अगेंस्ट नहीं ले सकते, आपको उसको सुनने का, उसको अपनी बात रखने का मौका तो देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कि अपनी तरफ से भाई चलो हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फटाफट से डिसीजन ले लेते हैं, नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, आपको उसको सुनना पड़ेगा, उसको सुनाने का मौका दो यार, वो भी तो अपनी बात रखे, ठीक है। तो वही चीज़ है, ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपने उसको मौका दे दिया सुनने सुनाने का। नाउ टू द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट पास सच ऑर्डर्स देयर ऑन एज इट थिंक फिक्स, उसके बाद ही आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। नाउ थर्ड, द ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। कई बार क्या होता है ना कि हमने डिसीजन दे दिया, अब पता नहीं यार, बाद में पता चले तो गलत दे दिया, तो इसीलिए ट्रिब्यूनल के पास पावर है अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने का। ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने का। एक केस लास्ट ईयर ये भी आया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का? जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऑर्डर्स को रिवाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है? आई थिंक उसका मुझे एग्जैक्ट क्लोजर नहीं पता उस केस का क्या है, बट ऐसा केस आया था।
तो यहाँ तो क्लियर है, एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास पावर है अपने केसेस को रिव्यू करने का, देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, एग्रीव्ड मतलब दुखी व्यक्ति, अगर कोई भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से दुखी हो गया, कोई भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से दुखी हो गया, इवन कंपनी लॉ के बंदे या कंपनी आरओसी के बंदे हैं, वो किसी कंपनी का केस लेके चले गए ट्रिब्यूनल में और फेवर आ गया कि पार्टी के फेवर में डिसीजन आ गया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के मेंबर को लग रहा नहीं यार ये तो गलत हो गया, हम तो आगे जाएंगे, या वो बंदे के आरओसी के फेवर में आ गया केस और उस पार्टी को लगता नहीं यार इसने तो मेरे साथ गलत कर दिया, मैं आगे जाऊंगा, ऐसी चीज़ें। अगर कोई जो भी दुखी बंदा है उसके ऑर्डर से और डिसीजन से, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर और डिसीजन से, मे प्रेफर एन अपील टू द अपने ट्रिब्यूनल, तो वो कहाँ जा सकता है, ट्रिब्यूनल में जा सकता है। मतलब जो एनसीएलटी के ऑर्डर से कोई दुखी बंदा है तो एनसीएलटी में जा सकता है। सर अगर एनसीएलटी से कोई दुखी बंदा है तो वो कहाँ जाएगा वो आगे हाई कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, मतलब ये ट्रिब्यूनल को सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन नेचुरल जस्टिस का तो होना चाहिए भाई, इतनी तो समझ होनी चाहिए, किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते। Subject to other provision of this act, and any rule made by the central government tribunal and the appellate tribunal shall have the power to regulate their own procedure। इनके पास पूरा पावर है कि आप अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिसीजन दें। Now 6, the tribunal and the appellate tribunal shall have the same power as are vested in the civil court under the code of civil procedure। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो सिविल कोर्ट को पावर दी गई है वही सेम पावर ट्रिब्यूनल के पास भी है। इसका मतलब आप इसको छोटा मोटा मत मानो, इसके पास भी वही सारे पावर हैं, यहाँ भी उतने पढ़े लिखे लोग हैं। वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट इन द फॉलोइंग मैटर्स, कौन कौन से केसेज में इनके पास वही पावर होगा जो एक सिविल कोर्ट के पास होता है वो देख लेते हैं। पहला समन। समन क्या होता है, समन मतलब किसी को बुलाना, भैया आ गीता की कसम खा और अपनी बात बता। समन एंड इन्फोर्सिंग द अटेंड, अभी आप एक रिसेंटली केस चल रहा है कि भाई आर्यन खान के केस में बार बार जो एनसीबी का समन चला जाता है कि भाई चलो आज अनन्या को बुला लिया, आज इसको बुला लिया, आज इसको बुला लिया, तो समन भेजते हैं और एनफोर्स करते हैं अटेंडेंस के लिए कि भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, और उसको जो बोलते हैं उसके जो क्लियरिटी या उससे जो सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना। समन करना और बुलाना, समन कर दिया अब तुझे आना ही पड़ेगा। अब जैसे समीर वानखेड़े है जो इसका एनसीबी का जो हेड है, उसको भी समन किया, उसको भी अटेंडेंस के लिए बोला भैया आओ तुमसे भी पूछताछ करेंगे, तो पावर होनी चाहिए। सेम पावर है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, भैया तुमसे बोल सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे साइन करा देंगे, बोलेंगे कि इस पे लिखो कि जो तुम एविडेंस दे रहे हो वो तुम्हारे हैं, ठीक है। मतलब एविडेंस ले सकता है, बुला सकता है, पूछताछ हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, देखो हमारे अंग्रेज से पुराने, अंग्रेज चले गए लेकिन उनके बनाए हुए लॉ आज भी चल रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिक्विजिट्स एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम, जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एविडेंस मंगा सकते हैं तो वो आपको लाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल को देना होगा। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड और डॉक्यूमेंट्स, मतलब विटनेस और जो डॉक्यूमेंट्स है इस केस से रिलेटेड उसकी एग्जामिनेशन हो सकती है। पता चला अभी एक जो इसी केस में देख लेते हैं, जो एनसीबी का केस चल रहा है उसमें जो बंदा विटनेस था उसी की अब एग्जामिनेशन चल रही है, अब उसी को गिरफ्तार कर लिया गया, वही बंदा गलत साबित हो रहा है ना, तो एग्जामिनेशन भी होनी बहुत ज़रूरी है। रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है जो ट्रिब्यूनल है। डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एक्सीडिंग इट एक्ट पार्टी, अगर सामने वाला बंदा आ ही नहीं रहा है तो फिर एक्स पार्टी डिसीजन होगा। एक्स पार्टी का मतलब क्या, भैया तुम आए नहीं, मैं अपना बेस्ट जजमेंट दे देता हूँ, तो ये सब पावर है। 7, any order made by the tribunal or appellate tribunal may be enforced by that tribunal in the same manner as if it were decree made by a court in a suit। जैसे कोर्ट में कोई ऑर्डर दिया जाता है उसको डिक्री बोलते हैं, DECREE, ऐसे ही ट्रिब्यूनल के पास भी पूरा पावर है कि वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं। नाउ all proceeding before the tribunal or the appellate tribunal shall be deemed to be judicial proceeding within the Indian Penal Code। जैसे इंडियन पेनल कोड में ना सारे केसेस कवर्ड होते हैं, सिविल हो क्रिमिनल हो, ऐसे इन्होंने बोल दिया जो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल का
जितने भी केसेस होंगे, जितनी भी केसेस की प्रोसीडिंग्स होगी, इसको सुनवाई की जाएगी, वो माना जाएगा कि वो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग है। देख रहे हो, बहुत पावर है। 9. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the tribunal or appellate tribunal is empowered to determine by or under this act, and no injunction shall be granted by any court or any other authority in respect of action taken in pursuance of any power conferred by or under। मतलब ये किसी भी सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि जिस केसेस को ट्रिब्यूनल डील कर सकता था वो तुम्हारे पास कैसे आ गया। मान लेते हैं मैं एनसीएलटी में जा सकता था, एनसीएलडीटी में जा सकता, लेकिन मैं वहाँ गया ही नहीं, डायरेक्ट सिविल कोर्ट में चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, तो भगा देंगे, उल्टे हाथ का थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे निकलो यहाँ से। पहले कहाँ जाओ, एनसीएलटी जाओ, एनसीएलटी में जाओ, उनको भी तो इतनी सारी पावर दी गई है यार, उनको बिठाया इसी चीज़ के लिए, तुम यहाँ आ कैसे गए? हम तो नहीं करते, तुम्हारी बात नहीं सुनते, पहले वहाँ जाओ, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें यहाँ हैं। नाउ एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन or order of the appellate tribunal may file an appeal of the to the Supreme Court within 60 days from the date of communication of the decision or order of the appellate tribunal to him or any question of law arising out of such decision order। मतलब अब NCLET के ऑर्डर से अगर आप दुखी हो गए, चाहे वो ROC के बंदे हो या फिर पार्टी हो, कंपनी वाले हो, कहाँ चले जाएंगे? 60 दिन के अंदर अंदर चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ अपनी बात रख लो। The NCLT has the power under the Companies Act to adjudicate proceeding। NCLT के पास क्या पावर है, कौन कौन से केसेस डील करेंगे? इनिशिएटेड बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड अंडर द प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट में भी अगर कोई केसेस चल रहे हैं वो भी केस यहाँ पे चल सकते हैं। प्रीवियस एक्ट मतलब क्या? कंपनीज एक्ट 1956। पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR में अगर कोई केसेस पेंडिंग है, या अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट उसमें भी कोई केसेस है तो भी यहाँ पे चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। पेंडिंग बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, अगर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास कोई पेंडिंग है केसेस वो भी यहाँ पे डील कर लेंगे। पर्टेनिंग टू क्लेम ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी एंड ऑल अदर पावर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब कोई मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई केस है, मिसमैनेजमेंट रिलेटेड कोई केस है, कंपनी को बंद करने से रिलेटेड कोई केस है, वो सारे के सारे केसेस NCLT डील कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने अभी देखा इस वाले लेक्चर में, पावर ऑफ NCLT एंड NCLAT। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, पावर वेस्टेड इन NCLT। NCLT को और कौन कौन से पावर दिए गए, ठीक है, वो समझते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।